स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल। तो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इसका नाम है पीरियोडिक टेबल। तो हम लोग यहाँ पे कौन सा पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ने वाले हैं? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ने वाले, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो कौन डिजाइन किए थे? हेनरी मॉसले डिजाइन किए थे। और हेनरी मॉसले क्या बोले कि जो भी एलिमेंट है उसका केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टी जो भी हो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वो एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो उन्होंने एक लॉ बनाया, इस पीरियोडिक टेबल को बनाने के टाइम एक लॉ के हिसाब से बनाया। उस लॉ का नाम है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बोलता है कि द फिजिकल एंड केमिकल properties of elements are periodic function of their atomic number। मतलब वो क्या वो बोल रहे हैं कि जो भी एलिमेंट है उसका केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड करता है? एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। और ये प्रॉपर्टी जो है ना पीरियोडिक टेबल में बार बार क्या होता है? रिपीट होता है। ये प्रॉपर्टी पीरियोडिक टेबल में बार बार कुछ इंटरवल में क्या होता है? रिपीट होता है। तो ये है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, और इसी लॉ पे क्या बनाया गया? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया गया। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें ना जो वर्टिकल कॉलम है, वर्टिकल कॉलम उसको क्या बोलते हैं? उसको ग्रुप्स बोलते हैं, उसको ग्रुप बोलते हैं। और ग्रुप टोटल कितना है? 1 to 18, 18 तो ग्रुप है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। और जो हॉरिजेंटल रो है, हॉरिजेंटल रो उसको पीरियड बोलते हैं। और ये हॉरिजेंटल रो कितना तो है? 1 to 7 है, मतलब 7 तो है। तो देखो हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में है उसमें 18 तो ग्रुप है। तो कितना तो 1 2 फिर 3 से लेके 12 है, फिर 13 14 15 16 17 और 18। तो ऐसे करके कितना तो ग्रुप है? 18 तो ग्रुप है। और देख रहे हो ये वर्टिकल है, वर्टिकल मतलब ऐसे होता है, वर्टिकल कॉलम है। ऐसे करके 18 तो ग्रुप है। और पीरियड कितना है? पीरियड मतलब होता है हॉरिजेंटल। ऐसे हॉरिजेंटल पीरियड कितना होता है? 7 है। 1 2 3 4 5 6 और 7 पीरियड है ऐसे। तो ग्रुप हो गया आपका, ग्रुप मतलब वर्टिकल कॉलम। तो ये जो 1 2 3 ये सब क्या है? ग्रुप्स है। और ये जो हॉरिजेंटल दिख रहा है ये सब क्या है? ये सब पीरियड्स है। ये आपको समझ में आ रहा है? अब देखो आपके सिलेबस में क्लियर कट मेंशन है कि आपको 18 तक ही पढ़ना है। कहाँ तक पढ़ना है? 18 तक, मतलब एटॉमिक नंबर 18 तक ही पीरियोडिक टेबल में क्वेश्चन जो भी पूछा जाएगा वो एटॉमिक नंबर 18 तक ही पूछा जाएगा। इसलिए मैं पूरा पीरियोडिक टेबल में फोकस नहीं करूंगा, उन 18 पे एलिमेंट पे फोकस करूंगा। मतलब मैं जनरली यहाँ पे 20 एलिमेंट के ऊपर फोकस करूंगा। ठीक है? तो यहाँ पे आपका पहला वाला पीरियड और पहला ग्रुप में हाइड्रोजन है, और यहाँ पे आपका हीलियम, फिर यहाँ पे लिथियम है, यहाँ बेरिलियम है, फिर यहाँ पे बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियोन है। यहाँ सोडियम है, फिर मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गोन, और यहाँ हो गया पोटासियम, कैल्शियम। तो एक्चुअली हमारे सिलेबस में हम लोग को 18 तक ही पढ़ना है, मतलब यहाँ तक पढ़ना है। ये देखो ये एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, लेकिन मैं यहाँ पे 20 तक लिखा हूँ। ठीक है? अब देखो ये जो पहला ग्रुप होता है ना, इस पहला ग्रुप का स्पेसिफिक नाम है, इसको याद रखना, इसको बोलते हैं अल्काली मेटल। उसके बाद जो ये दूसरा ग्रुप है इसका भी एक स्पेसिफिक नाम है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसको बोला जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल। उसके बाद जो ये 18 वाला ग्रुप है इसका नाम है नोबल गैस, मतलब इसमें नोबल गैस है। ये जो 17 वाला ग्रुप है इसको हेलोजन बोलते हैं।
और ये जो ऑक्सीजन वाला ग्रुप है इसको चैल्कोजेन बोलते हैं, और ये जो नाइट्रोजन वाला ग्रुप है इसको निक्टोजेन बोलते हैं, और बाकी इन सब का नॉर्मल नाम है बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली। ओके, अब यहाँ पे एक तो चीज देखो कि अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स का बात करूं, किसका बात करूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स का बात करूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स का बात करूं तो देखो पहला पीरियड में ना कितना एलिमेंट होता है, 2 एलिमेंट होता है। दूसरा पीरियड में अगर आप देखोगे तो 8 एलिमेंट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, पहला में 2 है। तीसरा में भी कितना एलिमेंट होता है, 8। और चौथा में कितना एलिमेंट होता है, 18। पांचवा में कितना एलिमेंट होता है, 18, मतलब इसमें 18 एलिमेंट होता है। इसमें 32 एलिमेंट होता है और इसमें भी 32 एलिमेंट होता है। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो सबसे छोटा पीरियड कौन सा है, सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड कौन सा है, पीरियड 1, क्योंकि उसमें 2 ही एलिमेंट है। और बाकी ये सब जो है ना ये दोनों शॉर्ट है, वो लॉन्ग। और ये जो 18 और 32 वाला इन सबको क्या माना जाता है, लॉन्ग माना जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें 18 एलिमेंट है और 32 एलिमेंट है। समझ में आया। लेकिन एक तो चीज देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है कि हम ना एक पीरियड में कितना एलिमेंट को हटा सकते हैं, सिर्फ 18 ही एलिमेंट को हटा सकते हैं। तो जब आप एक पीरियड में जाते हो तो कितना तो ग्रुप हो रहा है, एक पीरियड में 18 ग्रुप है, तो आप 18 ही एलिमेंट को हटा सकते हो। तो फिर पीरियड 6 में और पीरियड 7 में कितना एलिमेंट हट सकता है, तो पीरियड 6 और पीरियड 7 में 32 एलिमेंट होना चाहिए, लेकिन हट कितना सकता है, 18 ही हट सकता है। तो इसलिए क्योंकि 18 एलिमेंट के लिए ही जगह है, तो पीरियड 6 और 7 से ना 14 एलिमेंट पीरियड 6 से और 14 एलिमेंट पीरियड 7 से निकाल के नीचे रखा गया है। समझ में आया कि नहीं। तो पीरियड 6 से और ग्रुप 3 से, पीरियड 6 से और ग्रुप 3 से 14 एलिमेंट को नीचे निकाल के रखा गया है। ये किसके बाद निकाल के रखा गया है, लैंथानाइड के बाद। लैंथानाइड नाम का एक एलिमेंट है जो किस में आता है, पीरियड 6 में आता है और ग्रुप नंबर कितना में आता है, 3 में आता है। तो उसके बाद से ना 14 एलिमेंट को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से निकाल के नीचे रखा गया है, और उसको एक स्पेशल नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया है, उसको नाम दिया गया है लैंथानाइड सीरीज। क्या नाम दिया गया है, लैंथानाइड सीरीज। समझ में आया। क्यों निकाला गया 14 एलिमेंट को, आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 18 ही एलिमेंट हट सकता है, तो 32 एलिमेंट के लिए तो जगह नहीं है, तो 14 एलिमेंट को नीचे रखा गया है। उसी तरह से पीरियड 7 जो है ना, ये पीरियड 7, तो पीरियड 7 जो है और ग्रुप 3 जो है, देखो पीरियड 7 और ग्रुप 3, इससे भी 14 एलिमेंट को बाहर निकाल के रखा गया है, क्योंकि 32 एलिमेंट के लिए जगह नहीं है। और वो किसके बाद रखा गया है, एक एलिमेंट के बाद रखा गया जिसका नाम क्या है, एक्टिनाइड, सॉरी एक्टिनियम नाम है उसका, एक्टिनियम। अच्छा, यहाँ हम एक गलत किए हैं, यहाँ पे जो वो एलिमेंट का नाम है वो लैंथानाइड नहीं है, लैंथेनियम है। ठीक है, लैंथानम है, लैंथानम। तो लैंथानम का एलिमेंट के बाद से 14 एलिमेंट को बाहर निकाला गया है, इसलिए सीरीज का नाम क्या है, लैंथानाइड सीरीज है। और यहाँ पे एक्टिनियम के बाद से 14 एलिमेंट को निकाला गया, कौन सा, पीरियड 7 से, तो इसलिए इस सीरीज का नाम है, इस सीरीज का नाम है एक्टिनाइड सीरीज। तो पॉज कर देना, तो जगह नहीं है तो देखो आपका ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में जितने एलिमेंट्स रहते हैं वो क्या होते हैं, वो मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। और ग्रुप 13 से लेके उधर जितना भी एलिमेंट होता है वो क्या होता है, नॉन मेटल्स होते हैं। समझ में आया, इधर मेटल्स होता है, इधर नॉन मेटल्स रहता है। और क्योंकि यहाँ पे मेटल से नॉन मेटल में क्या हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है। मतलब आप जैसे जैसे पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे तो मेटल धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होने लगेगा, नॉन मेटल। मतलब यहाँ तक मेटल रहेगा, उसके बाद नॉन मेटल्स आने लगेंगे। तो क्योंकि मेटल से नॉन मेटल ट्रांजिशन हो रहा है, इसलिए ये जो 3 से लेकर 12 तक जो एलिमेंट है ना, इसको क्या एलिमेंट बोला जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है। मतलब ये मेटेलिक प्रॉपर्टी, जैसे जैसे आप आगे जाओगे मेटेलिक प्रॉपर्टी घटते जाएगा और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है, तो इसीलिए इसको 3 से लेकर 12 को क्या बोला जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट। और अभी अभी हम आप लोगों को बताएं कि पीरियड 6 से और पीरियड 7 से 14 एलिमेंट को बाहर निकाल के रखा गया है, जिसमें से एक को बोलते हैं लैंथानाइड सीरीज,
और एक को बोलते हैं एक्टिनाइड सीरीज, जो अभी अभी हम बताएं। अब क्योंकि ये दोनों सीरीज को कहाँ से निकाला गया है, ये दोनों सीरीज को निकाला गया है ट्रांजिशन एलिमेंट से ही निकाला गया है। क्योंकि देखो भले ये पीरियड 6 में और ये पीरियड 7 में है, लेकिन ग्रुप 3 में आ रहा है ना। ग्रुप 3 कहाँ पे है, ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर है। समझ में आया कि नहीं, क्योंकि ग्रुप 3 भी ट्रांजिशन एलिमेंट ही कहलाता है। तो क्योंकि इसको ट्रांजिशन एलिमेंट से बाहर निकाल के रखा गया है, इसलिए इन दोनों सीरीज को एक साथ क्या बोलते हैं, इन दोनों सीरीज को एक साथ बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि इसको ट्रांजिशन एलिमेंट से निकाला गया है, ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर से निकाला गया है, इसलिए नाम के आगे क्या लग गया, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ये सारा चीज आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो मैं यहाँ पे कुछ और बताना चाहता हूँ। ये जो पीरियड होता है ना, ये पीरियड जो होता है ये क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, पीरियड रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ सेल्स को। मतलब जो आप जानते हो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है, सेल्स होता है। सेल्स का नाम क्या होता है, KLMN करके सेल्स का नाम होता है। तो कितना तो सेल होगा एक न्यूक्लियस के चारों तरफ, उसको ये बताता है कौन, पीरियड। मतलब जैसे किसी भी एटम के अंदर कितना तो सेल होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन है, तो उसको कौन बताता है, पीरियड बताता है। और ग्रुप क्या बताता है, ग्रुप बताता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बताता है, ग्रुप बताता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को। समझ में आया। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये ग्रुप 1 में जितना भी एलिमेंट होगा ना, ग्रुप 1 में उन सभी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है, ठीक है। और इसीलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होने के कारण इसको 1A भी बोला जाता है। और इसमें जितना एलिमेंट होगा उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होगा, इसलिए इसको रोमन में 2A भी बोला जाता है। 13 में जितना भी एलिमेंट होता है उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होता है, इसलिए उसको रोमन में 3A बोला जाता है। क्योंकि ग्रुप जो होता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। हम एक तो एग्जाम्पल लेके भी समझाएंगे। 4 जो है उसमें 4A, क्योंकि उसमें जितना भी होगा सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होगा। इसमें सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होगा, इसमें सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होगा, इसमें सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होगा। ये समझ में आया। सिर्फ जो तो देखो सारा ग्रुप को ना किसके सारा ग्रुप जो है उसका जो रोमन नेमिंग किया गया है, रोमन नंबर में जो नेमिंग किया गया किसके हिसाब से किया गया है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के हिसाब से। लेकिन ओनली जो ग्रुप नंबर 18 है ना, उसको ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन के हिसाब से नहीं किया गया, उसको नेमिंग किसके हिसाब से किया गया है, वैलेंसी के हिसाब से किया गया है। इसलिए ग्रुप नंबर 18 को क्या बोलते हैं, जीरो ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीरो ग्रुप। समझ में आया कि नहीं। तो ये ग्रुप नंबर 18 को जीरो ग्रुप भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसका जो नेमिंग है वो किसके हिसाब से, वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन बाय एटम ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। एक एटम केमिकल रिएक्शन के टाइम में कितना इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या लॉस करता है। लेकिन नोबल गैस तो ऐसा एलिमेंट है जो ऑलरेडी स्टेबल है, तो वो ना ही गेन करेगा ना ही लॉस करेगा, इसलिए उसका वैलेंसी कितना हो जाता है, 0। क्योंकि वैलेंसी का मतलब ही होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन। ये तो ना गेन कर रहा है ना लॉस कर रहा है, इसलिए इसका वैलेंसी कितना हो जाता है, 0। इसीलिए इसको जीरो ग्रुप एलिमेंट भी बोलते हैं। तो अगर पूछेगा कि कुछ कौन सा ग्रुप को जीरो ग्रुप एलिमेंट बोलते हैं, ग्रुप नंबर 18, जिसका जो क्या है, नोबल गैस। और बाकी लोग का जो 1, 2 और ये 13 से लेके 17 तक है ना, इन सब का जो ग्रुप का जो नाम है वो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के हिसाब से है। 1A का मतलब सभी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, 2A मतलब सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, 13 में सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है। एक एक एग्जाम्पल लेके समझेंगे। और पीरियड का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स होता है। तो इसको समझाने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो देखो जैसे मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल लेके दिखा रहा हूँ, जैसे सोडियम और पोटेशियम का एग्जाम्पल लेते हैं। तो सोडियम का अगर आप देखोगे तो उसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, और अगर मैं पोटेशियम का बात करूँ तो उसका एटॉमिक नंबर 19 होता है। तो अगर मैं इसको KLMN मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ, आप लोग ये फॉर्मेट याद रखना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमेशा किस फॉर्मेट में होता है, 2, 8, 18, 18, 32, 32। समझ में आया। मतलब पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। तो पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, दूसरा में 8 होना चाहिए, तीसरा में 8, चौथा में 18, फिर 18, फिर 32, 32। और आप लोग जो चीज गौर किए होंगे, थोड़ा देर पहले हम बताए थे कि पहला ग्रुप में कितना एलिमेंट होता है, 2, दूसरा में कितना होता है 8, तीसरा में 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32, 32। तो एक जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, वो कहीं ना कहीं नंबर ऑफ एलिमेंट को भी बताता है हर पीरियड का। समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ जो सेल्स है उसमें कितना कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पे 11 एटॉमिक नंबर 11 है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है, 11 तो है।
तो यहाँ पे ये 11 को तोड़ेंगे 2, 8 और 1। पहला में देखो 2, दूसरा में 8 और इसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 1 बचेगा। अगर मैं 19 को तोड़ूं पोटेशियम को, तो के एलिमेंट में अगर तोड़ूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 2, 8, 8, 1। पहला में 2, दूसरा में 8, तीसरा में 8, उसके बाद और इलेक्ट्रॉन बचा नहीं तो 1। देखो 8, 2, 10, 10, 8, 18, 19। अब आप लोग तो चीज गौर करो, सोडियम और पोटेशियम कौन सा ग्रुप में आता है? 1A में। तो देखो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है। तो इससे पता चल रहा है कि ग्रुप जो होता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। अब देखो ये जो आपका सोडियम है वो कितना जो सेल ऑक्यूपाई किया है? 1, 2, 3। और ये कौन सा पीरियड में है सोडियम? देखो पीरियड 3 में है। तो इससे पता चलता है पीरियड किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ सेल्स को रिप्रेजेंट करता है। और ये कितना सेल ऑक्यूपाई किया? 1, 2, 3, 4। इसलिए देखो ये चौथा पीरियड में है, क्योंकि पीरियड का मतलब नंबर ऑफ सेल्स होता है। इसे समझ में आया? ठीक है, बहुत अच्छा। देखो अभी हम लोग एक एक करके इन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर इसका ट्रेंड को ऑब्जर्व करेंगे पीरियोडिक टेबल में, लेफ्ट से राइट में भी और टॉप से बॉटम में। लेफ्ट से राइट को पीरियड बोलते हैं और टॉप टू बॉटम को ग्रुप बोलते हैं। तो सबसे पहला चीज जो हम लोग डिस्कस करेंगे उसका नाम है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस को एटॉमिक साइज भी बोला जाता है, तो दोनों चीज सेम ही। तो देखो हम लोग जानते हैं कि एटम में बीच में न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ सेल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन उसमें रिवॉल्व होते हैं। तो न्यूक्लियस का सेंटर से लेके जो आखिरी सेल है जहां तक इलेक्ट्रॉन किल हुआ है, देखो इसके बाद और भी सेल है लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन किल अगर नहीं होगा तो आप वहां तक को कंसीडर नहीं कर सकते। आप कहां तक कंसीडर कर सकते? न्यूक्लियस का सेंटर से लेके वैलेंस सेल तक। वैलेंस सेल का मतलब क्या होता है? लास्ट फील्ड सेल। तो लास्ट फील्ड सेल से लेके न्यूक्लियस का सेंटर तक का जो ये डिस्टेंस होता है ना, इसी डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियस। ये चीज आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, पॉज करो। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। The amount of energy required to remove electron from neutral from an atom in a gaseous state। तो किसी भी एटम से अगर हम लोग उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या देना पड़ेगा? उसमें एनर्जी देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा एनर्जी? क्योंकि देखो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, और प्रोटॉन जो है पॉजिटिव चार्ज है और जो भी इलेक्ट्रॉन सेल्स में है वो नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे से क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं। तो अगर आप नेगेटिव चार्ज को उस एटम से बाहर निकालना चाहते हो तो उसको निकालने के लिए आपको जो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है जो उसको अपने तरफ खींच रहा है उसको ओवरकम करना पड़ेगा। न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है ना, तो प्रोटॉन क्या चाहेगा? कि वो बाहर ना जाए। तो अगर आप फिर भी उसको बाहर निकालना चाहते हो तो आपको बाहर से क्या देना पड़ेगा? एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ेगा, मतलब एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो कितना एनर्जी लगेगा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एक एटम से? ठीक है, कौन सा एटम? फ्रॉम एन आइसोलेटेड एटम। फ्रॉम ए आइसोलेटेड एटम। आइसोलेटेड एटम मतलब क्या? इसके अगल बगल में कोई और नहीं होना चाहिए, या अकेले होना चाहिए। तो जितना एनर्जी लगता है उसी को क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल वो एनर्जी है जो कि जो देने से एक एटम के अंदर से हम लोग इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं। अगेंस्ट क्या? अगेंस्ट वो जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है उसके अगेंस्ट, मतलब जबरदस्ती। ठीक, तो नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when an atom in gaseous state, when an isolated atom in gaseous state gain electron। इसका मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो एनर्जी है जो कब रिलीज होता है? जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है।
मतलब एक एटम जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा वो उतना ज़्यादा क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा। समझ में आया कि नहीं? तो किसी एटम को अगर आप एनर्जी देते हो तो वो एनर्जी क्या करेगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। और जैसे ही वो एटम दोबारा जैसे सुन लो, किसी एटम को अगर आप एनर्जी देते हो तो वो एनर्जी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को उस एटम से बाहर निकाल देगा। लेकिन अगर आप चाहते हो वो इलेक्ट्रॉन दोबारा आ जाए तो जितना एनर्जी एटम को दिया गया था उतना उस एटम से क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? जैसे सोचो कि ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, इसको बाहर निकालने के लिए जो हम लोग एनर्जी दे रहे हैं वो क्या है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल है। समझ में आएगी? तो इससे क्या होगा, सोच लो ये इलेक्ट्रॉन इसे बाहर निकल गया, मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ बाहर निकल गया, नॉर्मल प्लेस में आ गया ना। हाँ, ये एटम से बाहर निकल गया। अब सोच लो अगर ये एटम दोबारा यहाँ पे क्या हो जाए, गेन हो जाए, तो जितना एनर्जी ये इसको दिया गया था इसको निकालने के लिए उतना एनर्जी को दोबारा क्या करना पड़ेगा, इससे बाहर निकालना पड़ेगा। तो जो एनर्जी बाहर निकल रहा है इलेक्ट्रॉन का गेन करने से उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आयोनाइजेशन पोटेंशियल का जैसे उल्टा हो गया। आयोनाइजेशन पोटेंशियल में क्या हो रहा है, हम एनर्जी दे रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकल जा रहा है, और इलेक्ट्रन एफिनिटी में क्या हो रहा है, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो वो एनर्जी को बाहर रिलीज कर रहा है। तो समझ में आ रहा है कि नहीं? एक में क्या हो रहा है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल हो गया, एनर्जी जो गेन कर रहा है, एक एटम को हम लोग एनर्जी दे रहे हैं जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। और एफिनिटी में क्या हो रहा है, अगर वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो एनर्जी बाहर निकल जाएगा, जस्ट उल्टा हुआ। समझ में आया कि नहीं? तो कितना एनर्जी बाहर निकलेगा जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, कितना इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, एक एटम को। उसी तरह से अगर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, हम बार बार एटम की जगह इलेक्ट्रॉन की जगह एटम बोल रहे हैं। हाँ, तो देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है कितना एनर्जी रिलीज होगा जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। समझ में आया कि नहीं? अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो थोड़ा एनर्जी रिलीज करेगा, दो गेन करेगा तो और ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। हर इलेक्ट्रॉन गेन पे कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होगा। ये समझ में आया? तो कितना एनर्जी रिलीज होगा वो होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जब कोई भी एटम गैसेस स्टेट में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, गेन और इलेक्ट्रॉन, कोई एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ एटम टू एक्सेप्ट और अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स। कोई भी एटम का जो अगर एबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकता है या एक्सेप्ट कर सकता है, उस एबिलिटी को क्या बोलते हैं, उसको, उस एबिलिटी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली किससे एसोसिएटेड है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के साथ एसोसिएटेड है। क्योंकि नॉन मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, गेन करते हैं। तो अगर कोई एटम, किसी भी एलिमेंट का एटम अगर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब वो बहुत ज़्यादा ही क्या है, नॉन मेटेलिक है। और इसका उल्टा क्या होता है, इसका उल्टा होता है क्या, इसका उल्टा होता है, एक और टर्म आ जाता है, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। समझ में आएगी? इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी मतलब क्या, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहता है, अट्रैक्ट करना चाहता है, और जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो गए वो इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहेगा, लूज करना चाहेंगे। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव इनडायरेक्टली किसको रिप्रेजेंट करता है, मेटल को रिप्रेजेंट करता है। मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? मेटल इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहता है, लूज करना चाहता है। अब देखो इलेक्ट्रॉन को गेन करने को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करने को बोलते हैं रिड्यूस। इलेक्ट्रॉन को गेन करने को क्या बोलते हैं, रिड्यूस। तो नॉन मेटल हमेशा क्या होता है, रिड्यूस होता है। और ये दूसरा के इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो दूसरा के इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है मतलब दूसरा एटम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, लूज कर रहा है। और जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज। समझ में आया कि नहीं? नॉन मेटल जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वो खुद रिड्यूस होता है, और क्योंकि वो अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो किसी न किसी से तो इलेक्ट्रॉन लिया होगा ना, तो सामने वाला एटम क्या किया होगा, इलेक्ट्रॉन को लूज किया होगा। और जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइज। तो ये दूसरा को ऑक्सीडाइज होने में हेल्प कर रहा है कि नहीं? इसलिए नॉन मेटल क्या होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, खुद रिड्यूस होता है और दूसरा को ऑक्सीडाइज करता है। वहीं पर अगर हम लोग मेटल का बात करें, मेटल इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज करता है, और इलेक्ट्रॉन को लूज करने को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइज। तो मेटल खुद क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है।
और अगर ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो सामने वाला एटम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो जो गेन करेगा वो रिड्यूस होगा, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, दूसरा को रिड्यूस कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो मेटल क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो यहाँ पे कुछ बेसिक चीज आपका दिमाग में रहना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का मतलब होता है एबिलिटी टू रिपेल इलेक्ट्रॉन या लूज इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी नेचर कौन शो करते हैं, मेटल, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेचर कौन शो करते हैं, नॉन मेटल। और नॉन मेटल जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और मेटल जो होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। समझ में आया? तो इससे हम लोग क्या समझ में आया कि अगर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो उसका रिड्यूसिंग एबिलिटी भी बढ़ेगा, क्योंकि वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है। और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर अगर बढ़ रहा है तो उसका ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी बढ़ेगा। ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी का मतलब दूसरा को ऑक्सीडाइज करने की, और रिड्यूसिंग एबिलिटी मतलब दूसरा को ही रिड्यूस करने की। समझ में आए? ठीक है, बहुत तो देखो अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, लेफ्ट टू राइट पीरियड। पीरियड हमेशा कहाँ से होता है, लेफ्ट टू राइट। पीरियड हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है। तो हम लोग देखेंगे कि लेफ्ट टू राइट में क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ एलिमेंट को लिखे हैं जो पीरियड 3 को बिलोंग करता है और हर अलग अलग ग्रुप को बिलोंग करता है, जैसे 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो आगे हम लोग जब भी स्टडी करेंगे तो हम लोग 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18 को ही लेंगे, क्योंकि हमारा जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इन्हीं से रिलेटेड पूछा जाएगा। बीच में जो 3 से लेकर 12 है उसको हम लोग नहीं लिखेंगे, क्योंकि उससे रिलेटेड हमको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो लेफ्ट टू राइट पीरियड में क्या क्या चीज़ होता है इसको मैं समझाना चाहता हूँ पहले। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो लेफ्ट टू राइट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। पहला चीज़ क्या होता है लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट आपका जो नंबर ऑफ सेल्स है, नंबर ऑफ सेल्स वो क्या होता है, सेम होता है, सेम। क्योंकि सेल्स जो होता है वो किसके कारण, सेल्स क्या चीज़ को डिपेंड करता है, पीरियड के ऊपर डिपेंड करता है। तो क्योंकि ये सारे एलिमेंट किस में बिलोंग करते हैं, पीरियड नंबर 3 में, तो ये सभी कितना सेल ऑक्युपाई किया होगा, 3 सेल। जैसे अगर आप सोडियम का बात करो, इसका एटॉमिक नंबर है 11, तो अगर आप 11 को ब्रेक डाउन करोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तो होगा 281। तो 281 मतलब कितना सेल हुआ, 3। मैग्नीशियम 12 होता है एटॉमिक नंबर, तो 282 फिर से 3 सेल। एल्युमिनियम 283, 284, 285, 286, 287, 288, तो सभी 3 ही सेल ऑक्युपाई किया है। तो एक पीरियड में क्या होता है, नंबर ऑफ सेल रिमेन सेम होता है। सेकेंड चीज क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज बाय 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक एक बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, देखो जो पहला ग्रुप में होगा उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1 होगा। जो दूसरा ग्रुप में होगा उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2 होगा। जो 13th ग्रुप में होगा उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 3 होगा, क्योंकि 13th वाला का 3 होता है इसलिए उसको 3 बोला जाता है। इसका 4 होगा, इसका 5 होगा, इसका 6 होगा, इसका 7 होगा, और इसको वैलेंसी के हिसाब से लिखा जाता है तो इसका 0 होगा। समझ में आएगा? तो आप जैसे जैसे आगे जा रहे हो देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक एक बढ़ रहा है। सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। मैग्नीशियम का कितना है, 2 है। एल्युमिनियम का कितना है, 3 है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे आप पीरियड में जाओगे लेफ्ट से राइट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक एक बढ़ेगा। ये चीज समझ में आ रहा है? तीसरा चीज देखो क्या होता है, तीसरा चीज होता है जब आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो आप एक चीज गौर करो, यहाँ पे एक और चीज भी हो रहा है। इसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसका 12 है, इसका 13 है, मतलब लेफ्ट टू राइट जाने से एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। और एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एटॉमिक नंबर अगर किसी का 11 है तो उसमें प्रोटॉन भी कितना होगा, 11, और इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 11। प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज है। तो जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट जाते हो तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का क्वांटिटी भी बढ़ेगा ना, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। और जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का क्वांटिटी बढ़ेगा तो हम लोग जानते हैं प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का बीच का अट्रैक्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जब आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो प्रोटॉन का क्वांटिटी और इलेक्ट्रॉन का क्वांटिटी भी बढ़ेगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है और उसके कारण इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी बढ़ेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस। ये न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कभी कभी न्यूक्लियर चार्ज भी बोला जाता है। तो आप इन दोनों में से कोई एक टर्म इसके लिए यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों बोला गया, क्योंकि जो प्रोटॉन होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सेल्स में होता है।
तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन फोर्स ऑफर कर रहा है, अपने तरफ कौन खींच रहा है, प्रोटॉन खींच रहा है। अब वो प्रोटॉन कहाँ पे है, न्यूक्लियस के अंदर, इसीलिए यहाँ पे नाम यूज हुआ है न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या आप इसको न्यूक्लियर चार्ज भी बोल सकते हो। जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपने तरफ खींचेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? और जब ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, अगर सोचो प्रोटॉन का क्वांटिटी और इलेक्ट्रॉन का क्वांटिटी बढ़ रहा है, ये नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन क्या पॉजिटिव चार्ज। तो जब ये अपने तरफ इन इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा तो आप मुझे बताओ क्या होगा, साइज छोटा होगा या बड़ा होगा। तो इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे पास आएगा तो सेल भी पास आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेल में घूमते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे पास आएंगे तो उनका सेल भी क्या होने लगेगा, छोटा होने लगेगा। इसलिए क्या होता है, लेफ्ट से राइट जाने से न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे के पास आने के लिए क्या होगा, साइज छोटा होने लगेगा। क्योंकि प्रोटॉन तो पास नहीं जाएगा ना, क्योंकि प्रोटॉन तो सेंटर में है, न्यूक्लियस के अंदर है, तो इलेक्ट्रॉन को ही पास आना पड़ेगा, तो साइज क्या होने लगता है, छोटा होने लगता है। ये चीज समझ में आया कि नहीं? तो अभी हम लोग एक एक करके अलग अलग ट्रेंड को स्टडी करेंगे। ये सारा प्रॉपर्टी आपको समझ में आया? ठीक है, पॉज। तो देखो लेफ्ट टू राइट अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, पीरियड में एक एक करके सारे प्रॉपर्टीज का ट्रेंड को देखेंगे। जैसे सबसे पहले एटॉमिक साइज का बात करते हैं। तो देखा गया है कि एटॉमिक साइज ना ग्रुप 1 से जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट जाते हो तो पीरियड वाले सेम है, लेकिन ग्रुप तो चेंज हो रहा है ना। तो देखा गया कि ग्रुप 1 से ग्रुप नंबर 17 तक एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, घट रहा है। क्यों घट रहा है, इसका कारण मैं आपको ऑलरेडी बता दिया है कि लेफ्ट से राइट जाने से क्या हो रहा है, नंबर ऑफ सेल सेम है सबका। जो इस अगर पहला ग्रुप का एलिमेंट का सेल अगर 3 है तो दूसरा वाला का भी 3 ही है, चौथा वाला का भी 3 ही है, मतलब सबका सेल सेम है, नंबर ऑफ सेल सेम है। लेकिन लेफ्ट से राइट जाने से क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। प्रोटॉन सेंटर में है और इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ है, तो उन इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का क्वांटिटी बढ़ने से क्या होगा, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा और साइज क्या होने लगेगा, छोटा होने लगेगा। तो अगर आपको पूछेगा क्यों साइज छोटा हो रहा है, तो उसका आंसर वही लिखोगे कि न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, या आप उसको लिख सकते हो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। तो देखा गया कि 17 तक क्या होता है, उस फोर्स को बढ़ने के कारण क्या होता है, साइज छोटा होते जाता है। लेकिन जैसे आप 17 से 18 तक आते हो, 18 जाओगे तो देखा गया कि दोबारा साइज इंक्रीज होता है। अब क्वेश्चन होता है कि ऐसा क्यों होता है। अब देखो 17 तक क्या था, वैलेंस सेल में ना कंप्लीट इलेक्ट्रॉन फील्ड नहीं हुआ था। लेकिन जैसे आप 17 से 18 जाते हो तो जो वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीटली फील्ड हो जाता है, मतलब जितना जगह है इलेक्ट्रॉन को ऑक्यूपाई करने के लिए उतना ऑलरेडी ऑक्यूपाई हो जाता है। तो जब आप 17 से 18 जाओगे ना, तब भी क्या हो रहा है, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है वो बाहर का इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। तो इलेक्ट्रॉन पास आते रहेंगे, लेकिन ना क्योंकि वहां पे ऑलरेडी जितना इलेक्ट्रॉन को फील होना था वो हो चुके हैं। ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियस तो खींच रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन है। न्यूक्लियस तो इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ न्यूक्लियस खींच रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन सब सभी क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच में आपसी में क्या होने लगता है, रिपल्सन होने लगता है। यहाँ पे होने लगता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पे आपसी में आपस में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होने लगता है। सिर्फ इनके बीच में ही रिपल्सन नहीं होता है, जब ये इलेक्ट्रॉन पास आते तो अंदर वाला सेल में भी तो इलेक्ट्रॉन है ना, वो भी क्या करते हैं, इनको बाहर की तरफ धकेलने लगते हैं। यहाँ पे अंदर वाला सेल में भी तो इलेक्ट्रॉन सब है कि नहीं, वो भी क्या करते हैं, नेगेटिव चार्ज होने के कारण इनको बाहर की तरफ धकेलने लगते हैं। तो सीधा सा बात है, जब इनके बीच में आपसी रिपल्सन बढ़ेगा तो देखो जैसे जैसे सेल का साइज छोटा होगा तो ये इलेक्ट्रॉन सब ग्रेजुअली क्या होने लगेंगे, पास आने लगेंगे। और इनके बीच का रिपल्सन जैसे ही बढ़ेगा तो इनको दोबारा अपना रिपल्सन के कारण क्या होना पड़ेगा, दूर जाना पड़ेगा। तो दूर जाने के लिए फिर साइज क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। समझ में आया कि? तो अगर आपको एग्जाम में पूछेगा कि 17 से 18 साइज क्यों बढ़ता है, तो आप सिंपली लिखना बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, ठीक है, इसके कारण बढ़ता है। ये सारी चीज समझ में आया। अभी देखो अगर आप आयोनाइजेशन पोटेंशियल का बात करो, देखो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ आईपी मतलब आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो इसको देखा गया कि ये 1 से लेके 18 तक, मतलब किसी भी पीरियड में अगर आप पहला ग्रुप से लेकर 18 ग्रुप तक जाओगे तो क्या देखा गया कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है। अब बोलोगे कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्यों इंक्रीज हो रहा है, देखो बहुत सिंपल सा कारण है, उसका आंसर भी वही है। जब हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं एटॉमिक नंबर बढ़ता है, नंबर ऑफ सेल सेम है, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन बढ़ेगा। जैसे जैसे आप आगे जाओगे तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन बढ़ेगा।
तो जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन बढ़ते जा रहा है, मतलब प्रोटॉन जो है ना न्यूक्लियस के अंदर वो इलेक्ट्रॉन को बहुत कस के अपने तरफ खींच रहा है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन को कस के अपने तरफ खींचेगा तो उस इलेक्ट्रॉन को उस एटम से रिमूव करना आसान होगा या मुश्किल होगा? बहुत ही मुश्किल होगा। तो मुश्किल होगा तो हम लोग को ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, और ज्यादा एनर्जी देना मतलब ज्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल, क्योंकि आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि कितना एनर्जी देंगे तो एक एटम से हम लोग इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं। तो जो एटम यहाँ होगा उसका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, न्यूक्लियस का पकड़ से दूर रहेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का क्वांटिटी कम है तो अट्रैक्शन भी कम है। अट्रैक्शन कम है तो कम एनर्जी देगा, हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन जो एटम इधर रहेगा उसका क्या होगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन काफी ज्यादा होगा। तो वहां पे हम लोग को इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा ताकि वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का पकड़ से बाहर निकल सके। तो इसलिए आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, 1 से लेकर 18 तक बढ़ता है। पूरा 18 तक। तो देखो मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूँ कि जो 18 ग्रुप में जो एलिमेंट रहते हैं वो स्टेबल होते हैं, और ये नोबल गैस होता है। नोबल गैस क्या होता है, स्टेबल होता है। स्टेबल इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसका आखिरी सेल ना ऑलरेडी कंप्लीटली फिल्ड है। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर कहीं पे ऑलरेडी फील्ड है, मतलब जितना जगह फील्ड होना चाहिए ऑलरेडी फील्ड है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है। लेकिन उसको निकालने के लिए क्या देना पड़ेगा, बहुत ज्यादा एनर्जी। मतलब मैं इसको ऐसे समझा रहा हूँ कि सोचो कहीं पे भीड़ लगा हुआ है तो वहां से एक दो जन को निकाल के भीड़ को थोड़ा कम किया जा सकता है, ये हो सकता है एक पॉसिबिलिटी। लेकिन अगर सोचो कहीं पे ऑलरेडी भीड़ है और जगह बिल्कुल भी नहीं है तो वहां पे और लोगों को ऐड किया नहीं जा सकता। तो इसीलिए आप एक चीज गौर करोगे कि जो 18th ग्रुप का एलिमेंट होता है ना, उसके एटम से इलेक्ट्रॉन को तो बाहर निकाला जा सकता है बहुत ज्यादा, लेकिन एनर्जी लगेगा क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल है और वो अपना इलेक्ट्रॉन खोना नहीं चाहेगा। तो सबसे ज्यादा एनर्जी यही लगेगा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। और इलेक्ट्रॉन को निकाल क्यों पा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे सारा इलेक्ट्रॉन फील्ड है, तो ऑलरेडी भीड़ लगा हुआ है वहां पे। उस भीड़ में से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दे तो निकाल सकते हैं, उससे क्या होगा, भीड़ कम हो जाएगा। लेकिन ऐड नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन ऐड क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी जितना इलेक्ट्रॉन के लिए जगह था वो फिल हो चुका है। तो इसलिए आप 18 ग्रुप में क्या होता है ना, आप इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं कर सकते पर इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको क्या लगेगा, बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगा। तो जनरली ऐसा चीज किया नहीं जाता है, और ये चीज तभी किया जाता है जब कोई जरूरी हो तो। समझ में आया कि नहीं? ओके, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को क्या देखा गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है 1 से लेकर 17 तक, 1 से लेकर 17 ग्रुप तक, लेफ्ट से राइट अगर आप पीरियड में जाओगे तो 1 से लेकर 17 ग्रुप तक क्या होता है, ये इंक्रीज होता है। और 18 में जाके क्या हो जाता है, 18 में जाके हो जाता है ये जीरो, डिक्रीज नहीं, जीरो हो जाता है। अब देखो इसका मतलब थोड़ा समझो। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है कि कितना एनर्जी रिलीज होगा जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। मान लो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने से 10 जूल रिलीज हो रहा है, तो 2 गेन करेगा तो 20 जूल रिलीज होगा, 3 गेन करेगा तो 30 जूल रिलीज होगा। ये मैं एक समझाने के लिए बता रहा हूँ, समझ में आ रहा है? मतलब कोई एटम जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो उतना ज्यादा एनर्जी को क्या करेगा, बाहर रिलीज करेगा। तो लेफ्ट टू राइट जाने से क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, नंबर ऑफ सेल रिमेन सेम है, नंबर ऑफ सेल सेम है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बढ़ेगा। तो जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का बढ़ने के कारण उनके बीच का जो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ रहा है। और न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना बढ़ेगा तो उसका जो इलेक्ट्रॉन को खींचने का जो एबिलिटी है वो भी बढ़ेगा कि नहीं? क्योंकि जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन का क्वांटिटी बढ़ते जा रहा है। और न्यूक्लियस के अंदर अगर प्रोटॉन का क्वांटिटी मतलब पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ते जाएगा तो उस एटम के इर्द गिर्द में या अगल बगल में जो भी इलेक्ट्रॉन आएगा उसको वो क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। और जैसे इलेक्ट्रॉन को खींच के लेगा तो उसको एनर्जी रिलीज करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने के कारण क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा ज्यादा क्या हो रहा है, खिंचा रहा है न्यूक्लियस के तरफ, और ज्यादा ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। और ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो ज्यादा एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। लेकिन यहाँ पे एनर्जी रिलीज जो है ना वो जीरो क्यों हो गया, क्योंकि हम अभी अभी बताएं कि इसमें से, क्योंकि यहाँ पे 18 ग्रुप में क्या हो रहा है, ऑलरेडी जितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए उतना है और इलेक्ट्रॉन के लिए जगह तो और ऐड नहीं हो सकता। जब ऐड ही नहीं हो सकता तो एनर्जी क्यों रिलीज करेगा? अरे कहीं पे भीड़ है तो उसमें से निकाल तो सकते हैं पर उसमें ऐड नहीं कर सकते। तो वही बात है कि यहाँ पे तो 18 में ऑलरेडी, हाँ ऑलरेडी जितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए उतना है और जगह नहीं है तो ऐड हो ही नहीं सकता। जब ऐड ही नहीं होगा तो एनर्जी क्यों रिलीज करेगा?
इसलिए इसका एफिनिटी क्या हो जाता है? जीरो। तो यहाँ पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि इस जीरो क्यों हो जाता है? बिकॉज नो मोर स्पेस इज देयर टू गेन इलेक्ट्रॉन बाय स्टेबल noble gas by stable atoms of noble gas element. तो देखो अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? किसी भी पीरियड में ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 17 तक इंक्रीज होता है, और जो ग्रुप 18 है ना, उसका कुछ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नहीं होता है, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि इसके पास स्टेबल होने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए उतना है, तो ये और इलेक्ट्रॉन गेन ही नहीं करेगा। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन के प्रति जो अट्रैक्शन है ना, वो बिल्कुल नहीं है, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं। लेकिन लेफ्ट से राइट जाने से क्या हो रहा है? एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का क्वांटिटी बढ़ रहा है। तो प्रोटॉन का क्वांटिटी बढ़ने से क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन को जो अट्रैक्ट करने का एबिलिटी है, तो लेफ्ट टू राइट क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्लस पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जा रहा है। जितना पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर बढ़ेगा, वो उतना इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? उतना नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, मतलब उसका एबिलिटी टू अट्रैक्ट क्या होगा? लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होते जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? लेफ्ट टू राइट बढ़ता है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली किससे एसोसिएटेड है? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो अगर कोई बोलेगा कि लेफ्ट टू राइट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, तो वो भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। और इसका उल्टा अगर बात करें, किसका बात करें? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का अगर बात करें, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का, तो वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज होगा मतलब क्या डिक्रीज होगा? मेटेलिक कैरेक्टर। तो मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या होता है? डिक्रीज होता है। और एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, तो और क्या इंक्रीज हो रहा है? बताओ। नॉन मेटल क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो लेफ्ट से राइट जाने से क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी बढ़ेगा, और रिड्यूसिंग एबिलिटी क्या होगा? घटेगा। ये सारा चीज समझ में आ रहा है? तो सब इंटरलिंक्ड है। तो आपको क्या करना है ना, आपको सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड याद रखना है, और बाकी, क्योंकि देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड याद रखने से आपको सारा चीज पता चल जा रहा है कि नॉन मेटेलिक क्या होगा, मेटेलिक क्या होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगा। तो आपको ये सबको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद रखो। अरे क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी तो उसका उल्टा होता है, ये बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक ये घटेगा, और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग का फाइनली हम लोग क्या क्या चीज पता चला कि जब आप लेफ्ट से राइट जाते हो, फाइनल कंक्लूजन क्या है कि जब आप लेफ्ट से राइट जाते हो पीरियोडिक टेबल में, तो एटॉमिक साइज घटता है और बाकी सब बढ़ता है, चाहे वो आयनेशन पोटेंशियल हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हो। मैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी नहीं बोल रहा हूँ बढ़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इसी से एसोसिएटेड है। समझ में आया कि नहीं? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर और मेटेलिक कैरेक्टर भी इसी से एसोसिएटेड है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब ये होता है ज्यादा नॉन मेटेलिक और कम मेटेलिक। अरे समझ में आ रहे थे? तो आप लोगों को याद रखना भी आसान हो जाएगा। लेफ्ट टू राइट क्या होगा? एटॉमिक साइज घटेगा, और बाकी आयनेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सभी बढ़ेगा। और यहाँ पे जो चीज़ और आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि नोबल गैस जो होता है उसको हम लोग, नोबल गैस का जो आयनेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होता है, मतलब नोबल गैस को क्या किया जा सकता है? आयन बनाया, मतलब कैटायन बनाया जा सकता है, क्योंकि आयनेशन पोटेंशियल का काम क्या होता है? कितना एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं। तो नोबल गैस से भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगा। इसलिए हम लोग नोबल गैस को क्या बना सकते हैं? कैटायन तो बना सकते हैं, लेकिन नोबल गैस को एनायन नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि इसका एफिनिटी 0 है। समझ में आया कि नहीं? तो आप लोग ना ये 2 पॉइंट याद रखो दिमाग में, कि किसी का अगर आयोनाइजेशन पोटेंशियल लो है, क्या है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, तो वो बहुत इजीली क्या बन जाएगा? कैटायन। और वो बहुत ज्यादा क्या होगा? रिएक्टिव होगा। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि जो इजीली कैटायन बन जाएगा वो इजीली किसी से रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि रिएक्शन होने के लिए एक एटम को कैटायन बनना पड़ेगा, दूसरा एटम को क्या बनना पड़ेगा? एनायन। तो आयनेशन पोटेंशियल लो होने से क्या बन सकता है? वो इजीली क्या बन सकता है? कैटायन। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितना हाई होगा, उतना उसका क्या बनने का चांसेस है? एनायन। और जो इजीली एनायन बन सकता है वो भी क्या होगा? बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो ये 2 चीज याद रखना
कि अगर किसी एटम का आयोनेशन पोटेंशियल बहुत लो है तो वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा और वो कैटायन आसानी से बन सकता है, क्योंकि उसको कम एनर्जी देने से भी वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज कर देगा। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर बहुत ज़्यादा है, मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को गेन करने का एबिलिटी क्या है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, मतलब ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, और ज़्यादा एनर्जी रिलीज मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, उसका बहुत हाई है। ये समझ में आ रहा है कि? और इलेक्ट्रॉन कौन गेन करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनता है, एनायन बनता है, नेगेटिव आयन। जो इजीली नेगेटिव आयन बन जाएगा वो भी रिएक्टिव होगा। बाकी ये पता है ना, कैटायन पॉजिटिव आयन होता है और एनायन नेगेटिव आयन होता है। अच्छा ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम क्या होता है, ग्रुप होता है। टॉप टू बॉटम हमेशा क्या होता है, ग्रुप। तो ग्रुप में देखो क्या होता है, पहला ग्रुप में जैसे मैं एक ग्रुप का एग्जांपल ले लेता हूँ, सुन लो, ग्रुप नंबर 1 का एग्जांपल लेते हैं। तो ग्रुप नंबर 1 में आएगा हाइड्रोजन, हम लोग यहीं तक लेते हैं, ठीक है। ये पीरियड 1 में आता है, ये पीरियड 2 में आता है, ये पीरियड 3 में आता है और ये पीरियड 4 में आता है। तो देखो ये सारे एलिमेंट जो है वो ग्रुप 1 में आते हैं, और ग्रुप 1 का मतलब होता है इन सभी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, क्योंकि ये ग्रुप को 1A बोला जाता है। तो इससे पहला प्रॉपर्टी क्या पता चला, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, रिमेन। पीरियड में क्या सेम था, सेल सेम था। इसमें क्या सेम है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है। क्यों वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, क्योंकि सभी का ग्रुप क्या है, सेम। अब पीरियड में क्या होता था, पीरियड सेम रहता था, इसलिए वहाँ पे सेल सेम रहता था। लेकिन अगर आप यहाँ पे नंबर ऑफ सेल का बात करो, देखो नंबर ऑफ सेल्स जो है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज बाय 1। नंबर ऑफ सेल क्या हो रहा है, एक बढ़ रहा है। कैसे, देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो उसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो अगर आप उसको KLMN में ब्रेक डाउन करोगे, KLMN में ब्रेक डाउन करोगे, तो उसका एक ही पहला ही सेल ऑक्यूपाई होगा। याद है उसमें, हाँ, लाइट ऑन करते हैं। और लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21। कितना सेल ऑक्यूपाई हुआ, 2 सेल ऑक्यूपाई हुआ। सोडियम का 11 है, 281। कितना सेल ऑक्यूपाई हुआ, 3 सेल ऑक्यूपाई हुआ। और पोटासियम का है 19, तो 2881, 4 सेल ऑक्यूपाई हुआ। तो आप देख सकते हो जैसे जैसे नीचे जा रहे हो आपका नंबर ऑफ सेल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये 1 सेल ऑक्यूपाई किया, ये 2 सेल, ये 3 सेल और ये 4 सेल। तो नंबर ऑफ सेल एक एक बढ़ रहा है कि नहीं। उसके अलावा देखो थर्ड प्रॉपर्टी, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो एटॉमिक नंबर भी बढ़ रहा है ना। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 1। इसका कितना है, 3। इसका कितना है, 11। इसका कितना है, 90। तो एटॉमिक नंबर भी बढ़ रहा है। तो हम लोग बोलेंगे एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, नीचे जाने से इंक्रीज हो रहा है। और अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो एटॉमिक नंबर इक्वल टू क्या होता है, प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। मतलब जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे तो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन का क्वांटिटी है जो कि पॉजिटिव चार्ज है, और बाहर में जो इलेक्ट्रॉन का क्वांटिटी है जो कि नेगेटिव चार्ज है, उसका क्वांटिटी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इससे क्या बढ़ेगा, इससे न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर चार्ज, या हम बोल सकते हैं न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा कि नहीं। क्योंकि सीधा सा बात है, जैसे जैसे हम लोग नीचे जा रहे हैं एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, तो नीचे जाने से एटॉमिक नंबर अगर बढ़ रहा है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का क्वांटिटी बढ़ रहा है कि नहीं। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का बीच का अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन अब यहाँ पे एक और पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है, भले नीचे जाने से न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का बीच का अट्रैक्शन बढ़ रहा है, लेकिन एक और चीज भी हो रहा है। नीचे जाने से क्या हो रहा है, नंबर ऑफ सेल भी बढ़ रहा है। जो हाइड्रोजन था उसका 1 सेल था, इसका 2 सेल हो गया, इसका 3 सेल हो गया, इसका 4 सेल हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो वैलेंस सेल जो है ना, वो न्यूक्लियस से ग्रेजुअली क्या होते जा रहा है, दूर होते जा रहा है। तो भले न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, नीचे जाने से क्या हो रहा है, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, और वो पॉजिटिव चार्ज चाहता है कि वो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच ले, लेकिन वो खींच नहीं पा रहा है। चाहता तो है खींचना, क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा है, उसके पास न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा है, लेकिन क्यों नहीं खींच पा रहा है, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्रेजुअली क्या होते जा रहा है, दूर होते जा रहा है। इसमें देखो वैलेंस सेल ना न्यूक्लियस के जस्ट बाद है, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का बाद सेकंड सेल में, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का बाद थर्ड सेल में। तो वैलेंस सेल दूर होते जा रहा है कि नहीं।
तो इस केस में क्या होता है, इस केस में एक तो चीज आप याद रखो कि नंबर ऑफ सेल जो है ना, नंबर ऑफ सेल्स जो है ओवरकम न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। न्यूक्लियर फोर्स क्या कर सॉरी नंबर ऑफ सेल क्या कर जाता है, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर जाता है। तो भले प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से अट्रैक्ट होना चाहता है लेकिन फिर भी अट्रैक्ट नहीं हो पाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ते जा रहा है। इसलिए नीचे जाने टाइम क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स बढ़ने के बावजूद भी साइज बढ़ते ही रहता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सेल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। नहीं समझ में आया? तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो कि न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो बढ़ रहा है लेकिन नंबर ऑफ सेल बढ़ने के कारण कौन सा फोर्स घट जा रहा है, नहीं न्यूक्लियर चार्ज नहीं घट रहा है या न्यूक्लियर फोर्स भी नहीं घट रहा है। यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जा रहा है। आप बोलोगे सर ये नहीं समझ में आया कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है और न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। देखो न्यूक्लियर चार्ज का मतलब हो गया न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पे नीचे जैसे जैसे जाओगे तो प्रोटॉन का क्वांटिटी भी बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉन का क्वांटिटी भी बढ़ेगा, तो उनके बीच में अट्रैक्शन तो बढ़ना चाहिए ना। तो अट्रैक्शन एक्चुअली बढ़ रहा है लेकिन वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन क्या होते जा रहा है, ग्रेजुअली दूर होते जा रहा है। जहाँ पे पहला सेल में यहाँ दूसरा, यहाँ तीसरा, यहाँ चौथा। तो अट्रैक्शन बढ़ने के बावजूद भी वो इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना वो इतना दूर हो जा रहा है कि उसके ऊपर ओवरऑल जो फोर्स पड़ रहा है ना वो क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। इसको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। देखो हमारा सन जो है ना वो बहुत बड़ा एक सेलेस्टियल बॉडी है और वो सारे प्लैनेट्स को अपने तरफ खींच के रखता है। लेकिन वो जो प्लूटो नाम का प्लैनेट है ना, तो सन बहुत पावरफुल है, वो सारे चीज को अपने चारों तरफ खींच के रखता है, इसलिए सारे प्लैनेट उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो सन के पास खींचने का पावर तो बहुत ज्यादा है। लेकिन प्लूटो का प्रॉब्लम क्या है कि प्लूटो इतना दूर है कि इसका पावर ज्यादा होने के बावजूद भी ये उसको खींच नहीं पा रहा है। समझ में आ रहा है? तो नीचे जाने से क्या हो रहा है, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो बढ़ रहा है, मतलब न्यूक्लियस का खींचने का एबिलिटी तो बढ़ रहा है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन इतना दूर चले जा रहा है कि ये उस एबिलिटी के बावजूद भी उसको खींच नहीं पा रहा है। तो एबिलिटी के बावजूद भी खींच नहीं पा रहा है, इसलिए हम बोलेंगे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है। न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं घट रहा है, इफेक्टिव मतलब हो गया कि एबिलिटी तो है खींचने का लेकिन खींच नहीं पा रहा है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए नीचे जाने से क्या होता है, साइज बढ़ने लगता है। साइज क्यों बढ़ने लग रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो खींचना चाहता है लेकिन साइज क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि सेल का क्वांटिटी क्या हो रहा है। तो जैसे जैसे वैलेंस सेल दूर होते जाएगा तो इसका खींचने का एबिलिटी भले बढ़े लेकिन फिर भी ये खींच, तो साइज बढ़ेगा। समझ में आएगी? चलो पॉज कर देना। तो अभी तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि डाउन द ग्रुप जाने से आपका एटॉमिक नंबर बढ़ता है। जैसे देख रहे हैं आप, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है डाउन द ग्रुप जाने से। ग्रुप 1 का एलिमेंट को लेकर हम समझा रहे हैं। और एटॉमिक नंबर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल में डिस्ट्रीब्यूट रहता है। और जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब अगर इसका हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, मतलब इसके न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन है और इसका सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे तो हमारा एटॉमिक नंबर बढ़ेगा और एटॉमिक नंबर बढ़ने से क्या होगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का क्वांटिटी बढ़ेगा। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का क्वांटिटी बढ़ने से क्या होगा, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो उनके बीच का अट्रैक्शन भी बढ़ेगा। अट्रैक्शन बढ़ेगा मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा या न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो न्यूक्लियस के अंदर जो है प्रोटॉन का क्वांटिटी बढ़ते जाएगा और प्रोटॉन का क्वांटिटी बढ़ने से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। और प्रोटॉन क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है जो कि न्यूक्लियस के अंदर है, तो वो सराउंडिंग के जितने भी नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है उसको अपने तरफ खींचेगा। तो उस हिसाब से अगर आप डाउन द ग्रुप का कॉन्सेप्ट देखो तो यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है और न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब न्यूक्लियस के कारण जो बाकी इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है उसके कारण जो बाकी इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन है वो भी बढ़ रहा है। लेकिन डाउन द ग्रुप जाने से एक और प्रॉब्लम क्या हो जा रहा है कि आपका जो नंबर ऑफ सेल है वो बढ़ते जा रहा है। जैसे कि इस एलिमेंट का एक ही सेल है, इसका 2 सेल है, इसका 3, इसका 4। अब नंबर ऑफ सेल बढ़ने से क्या होता है, जो वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन है वो कंटिन्यूसली न्यूक्लियस से दूर होते जा रहा है। तो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का जो पकड़ है ना
वो कम होते जाएगा। क्यों कम होते जाएगा? क्योंकि ये जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है जैसे जैसे हम लोग नीचे जा रहे हैं वो न्यूक्लियस से क्या होते जा रहा है, दूर होते जा रहा है। तो भले नीचे जाने से हमारा न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, लेकिन क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रेजुअली दूर होते जा रहा है तो न्यूक्लियस के अंदर का पॉजिटिव चार्ज बढ़ने के बावजूद भी वो पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को खींचने में क्या फील करेगा, मुश्किल फील करेगा, मतलब इसको डिफ़िकल्टी होगा इस वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन को खींचने में, क्योंकि ये न्यूक्लियस से ये वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन क्या है, काफ़ी दूर है। तो इससे आप लोग को हम ऑलरेडी बता चुके हैं। तो भले न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है या न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप जाने से घट रहा है। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्यों घट रहा है या इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों घट रहा है? क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ते जा रहा है। मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या हो गया कि भले न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन का क्वांटिटी है वो बढ़ गया है और वो इलेक्ट्रॉन को खींचने का कैपेबिलिटी रखता है, लेकिन फिर भी वो इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्रेजुअली क्या हो रहा है, बहुत दूर चले गया है। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे कि सन है। सन हमारे सोलर सिस्टम में पहले 9 प्लैनेट कंसीडर किया जा रहा था, लेकिन अभी प्लूटो को प्लैनेट कंसीडर नहीं किया जा रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सन के पास कैपेबिलिटी है कि वो प्लैनेट को अपने तरफ खींच के उसको अपने चारों तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स से घुमा सके, लेकिन फिर भी सन का कैपेबिलिटी होने के बावजूद भी प्लूटो इतना ज़्यादा दूर है सन से कि वो उसको अपनी तरफ खींच नहीं पा रहा है और उसको एक प्रॉपर ऑर्बिट में घुमा नहीं पा रहा है। तो सेम चीज़ जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो आपका नंबर ऑफ सेल बढ़ते जाएगा, और नंबर ऑफ सेल बढ़ने के कारण वैलेंस इलेक्ट्रॉन इतना दूर हो जाएगा कि न्यूक्लियस का कैपेबिलिटी होने के बावजूद भी वो वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच नहीं पाएगा। और यही कारण है कि नीचे जाने से आपका साइज बढ़ता है। तो एटॉमिक साइज का बात करें तो वो नीचे जाने से बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मतलब न्यूक्लियस के कारण जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पे जो अट्रैक्शन है वो कम होते जा रहा है। तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच नहीं पाएगा न्यूक्लियस, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच नहीं पाएगा तो ये सेल का साइज छोटा नहीं होगा। अब प्लस सेकेंड चीज़ क्या हो रहा है, नंबर ऑफ सेल बढ़ते जा रहा है। तो नंबर ऑफ सेल बढ़ने से क्या होता है, नीचे जाने से साइज बढ़ता है। अगर हम लोग आयोनाइजेशन पोटेंशियल का बात करें तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल नीचे जाने से घटता है, क्योंकि आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब होता है कितना एनर्जी देंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को तो वो इस एटम से बाहर निकल जाएगा। तो देखिए सीधा सा बात है, आप जैसे जैसे नीचे जा रहे हो तो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी न्यूक्लियस से बहुत दूर हो गया, और न्यूक्लियस का जो पकड़ है उसके ऊपर ऑलरेडी बहुत कमज़ोर हो गया है, क्योंकि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे आप नीचे जाओगे वो न्यूक्लियस से दूर होते जाएगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालना बहुत आसान है। मतलब इसको अगर हम थोड़ा सा भी एनर्जी दे दें, थोड़ा सा भी फोर्स दे दें, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो इसको अपने तरफ खींचने में कैपेबल नहीं है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से काफ़ी दूर चले गया है। तो यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा सा भी एनर्जी देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल जाएगा। और कंपेयर टू इसके कंपैरिजन में अगर हम लोग यहाँ देखें तो यहाँ पे हम लोग को थोड़ा ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज़्यादा पास है। तो यहाँ पे और ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, क्योंकि ये न्यूक्लियस का और पास है। और यहाँ पे और ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा क्योंकि न्यूक्लियस का सबसे पास है। तो जैसे जैसे हम लोग नीचे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, हम लोग को कम एनर्जी देना पड़ रहा है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। और कम एनर्जी देना मतलब कम आयोनाइजेशन पोटेंशियल, क्योंकि आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब ही है कि कितना एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे कम एनर्जी देने से भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जा रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी न्यूक्लियस का पकड़ से काफ़ी दूर है। तो थोड़ा एनर्जी भी देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो नीचे जाने से आयोनाइजेशन पोटेंशियल घटता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का बात करें तो वो भी नीचे जाने से घटता है। डाउन द ग्रुप आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी घटता है। ये ऐसा क्यों घटता है? क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है कि कितना एनर्जी रिलीज होगा जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो सीधा सा बात है, जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो तो जो भी इलेक्ट्रॉन गेन होता है वो कहाँ गेन होता है, वैलेंस शेल में गेन होता है। अब यहाँ तो वैलेंस शेल ऑलरेडी न्यूक्लियस से काफ़ी दूर है, तो न्यूक्लियस तो अपना जो ऑलरेडी पहले से ही इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल में है उसको ठीक से खींच नहीं पा रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन इसके आसपास से गुजरेगा उसको थोड़ी खींच पाएगा, जब वो अपना इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पा रहा है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी बहुत दूर हो गया है। तो वो बाहर का इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींच नहीं पाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन खींच ही नहीं पाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन ही नहीं कर पाएगा, तो एनर्जी कहाँ से रिलीज़ करेगा। तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन करना मुश्किल होते जाता है। और इलेक्ट्रॉन गेन करना मुश्किल मतलब
एनर्जी रिलीज भी कम होगा। ये ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है, क्योंकि यहाँ से अगर कोई इलेक्ट्रॉन गुजरा तो वो न्यूक्लियस का काफ़ी पास है, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन अगर खींच पाएगा तो ये ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए एनर्जी रिलीज़ करना पड़ता है। और इसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन करना बहुत मुश्किल है। तो अगर ये जैसे तैसे गेन कर भी ले तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो उतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करेगा। तो ये क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज़्यादा पास है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने का कैपेबिलिटी ज़्यादा है, इसके पास और कम है, इसके पास उससे भी कम है। तो इलेक्ट्रॉन जितना कम गेन करेगा उतना एनर्जी रिलीज भी क्या होगा, कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगा इसका। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का बात करें तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होता है एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। तो सीधा सा बात है, आप देखिए क्योंकि न्यूक्लियस से ऑलरेडी वैलेंस शेल काफ़ी दूर है, तो यहाँ से अगर कोई इलेक्ट्रॉन गुजरेगा भी तो इसका जो एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का, वो इससे तो कम ही होगा, क्योंकि यहाँ पे वैलेंस शेल न्यूक्लियस से इसके कंपैरिजन में कम दूरी पे है, तो इसके पास इस न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करने का एबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि न्यूक्लियस ही अट्रैक्ट करेगा ना, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज है, और इसके लिए वो अट्रैक्ट करना मुश्किल है। तो जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का एबिलिटी जो है न्यूक्लियस का वो घटते जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होता है, डाउन द ग्रुप घटता है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, क्योंकि नॉन मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। तो जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो इलेक्ट्रॉन का गेन करने का एबिलिटी कम होते जा रहा है, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी घटेगा, और उल्टा मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस का पकड़ से ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन काफ़ी दूर होते जा रहा है, तो उस इलेक्ट्रॉन को थोड़ा एनर्जी देने से भी बाहर निकल जाएगा। और मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं। तो जैसे जैसे आप नीचे जाओगे न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस शेल का वो काफ़ी दूर हो जाएगा, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो इलेक्ट्रॉन मतलब न्यूक्लियस का पकड़ से बाहर निकल जाए और एटम से बाहर हो जाए, तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, क्योंकि मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं। इसके लिए इलेक्ट्रॉन लूज़ करना आसान है वैलेंस शेल से, क्योंकि ऑलरेडी न्यूक्लियस से काफ़ी दूर है। इसके लिए इसके कंपैरिजन में ज़्यादा मुश्किल है लूज़ करना, और इसके लिए तो इसके कंपैरिजन में और भी ज़्यादा मुश्किल है लूज़ करना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन काफ़ी न्यूक्लियस के पास है। तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ना मतलब डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और मेटेलिक कैरेक्टर मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का मतलब होता है कि एक एटम चाहता है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे, और लूज़ वही कर पाएगा जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज़्यादा दूरी में होगा। तो आप अगर इससे नीचे वाला सेल का अगर कोई एटम लेते हो तो उसमें 5 ठो सेल होगा, तो वैलेंस सेल और दूर हो जाएगा, तो उसके लिए लूज़ करना और आसान है। मतलब इससे ये ओवरऑल हम लोग समझ गए कि एटम का साइज़ जितना छोटा होगा उसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन करना उतना आसान है, क्योंकि जितना एटम का साइज़ छोटा होगा उतना वैलेंस सेल न्यूक्लियस के पास रहेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस क्या कर सकता है, उस इलेक्ट्रॉन को आराम से अपने तरफ खींच सकता है, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ आसपास से गुजरेगा उसको भी खींच सकता है। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर छोटे साइज के एटम्स का ज़्यादा होता है, और मेटेलिक कैरेक्टर बड़े साइज का एटम का ज़्यादा होता है, क्योंकि वो आराम से वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, क्योंकि उसका न्यूक्लियस के पास इतना कैपेबिलिटी नहीं है कि वो वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच के रख सके। तो अभी अगर हम लोग इस पीरियोडिक टेबल में बात करें कि इस पूरा पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसका है, किस एलिमेंट का है, तो देखिए आपको यहाँ पे मैं 2 चीज़ बताना चाहता हूँ कि पहला चीज़ है कि अगर आप लेफ़्ट टू राइट जाते हो तो आपको ये पता चलेगा कि कौन सा ग्रुप का आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, या कौन सा ग्रुप का एटॉमिक साइज ज़्यादा है, या कौन सा ग्रुप का मतलब आपको लेफ़्ट टू राइट से आपको ग्रुप का नॉलेज होगा कि कौन सा ग्रुप ऐसा है जिसमें एलिमेंट का आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है, या साइज ज़्यादा है, या साइज कम है। और जब आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो आपको उस एलिमेंट के बारे में पता चलेगा जो कि उस पूरे ग्रुप में उस एलिमेंट का जिसका सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, या एटॉमिक साइज सबसे छोटा है या सबसे बड़ा है। तो सबसे पहले हम लोग को इस पीरियोडिक टेबल में ढूंढना है कि कौन सा एलिमेंट ऐसा है जिसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ग्रुप ढूंढेंगे जिस ग्रुप का आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा। तो हम लोग जानते हैं जब हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, बढ़ता है। और आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा कौन सा ग्रुप का होता है, ग्रुप 18 का होता है। तो
आयोनाइजेशन पोटेंशियल, अगर हम लोग बात करें कौन सा एलिमेंट का हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल अगर कौन सा एलिमेंट का सबसे ज़्यादा है तो वो बिलोंग करेगा ग्रुप 18 को, क्योंकि लेफ्ट से राइट जाने से आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ता है और सबसे ज़्यादा ग्रुप 18 का होता है, तो वो जो भी एलिमेंट होगा वो ग्रुप 18 को बिलोंग करेगा। अब देखिए हम लोग को ये तो पता चल गया कि ग्रुप 18 का आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है, लेकिन ग्रुप 18 में वो कौन सा एलिमेंट है, तो हम लोग को नेक्स्ट डाउन द ग्रुप देखना है। डाउन द ग्रुप में हम लोग को पता है कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऊपर से नीचे जाने से घटता है, तो ऊपर से नीचे जाने से अगर आयोनाइजेशन पोटेंशियल घटता है तो जो सबसे ऊपर होगा उसी का आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा। तो ग्रुप 18 में अगर हम लोग बात करें तो सबसे ऊपर हीलियम है, तो हीलियम का ही आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में हीलियम का आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, मतलब कौन सा एलिमेंट ऐसा है जिसका सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का एबिलिटी है। तो सबसे पहले ग्रुप का बात करते हैं, तो लेफ्ट से राइट जाने से आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। कहाँ तक बढ़ता है? ग्रुप नंबर 17 तक बढ़ता है। तो इससे ये पता चल गया कि वो जो भी एलिमेंट होगा वो ग्रुप 17 का होगा, क्योंकि ग्रुप लेफ्ट से राइट जाने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। तो और वो कहाँ तक बढ़ता है? ग्रुप 17 तक। अब ग्रुप 17 में अगर हम लोग को ढूंढना है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप जाने से क्या होता है? घटता है। तो जो सबसे ऊपर होगा उसी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। तो पूरा पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। अगर हम लोग बात करें हाईएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का, और इतना याद रखिएगा जो सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करेगा वही सबसे स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल होगा, मतलब सबसे पावरफुल नॉन मेटल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को डिफाइन करता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मेटेलिक कैरेक्टर को डिफाइन करता है। मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, नॉन मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का बात करें तो सीधा सा बात है कि हम लोग ये पढ़ें कि लेफ़्ट से राइट जाने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का उल्टा होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट से राइट बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगा? लेफ्ट से राइट घटेगा। तो क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी लेफ्ट से राइट घटेगा तो ग्रुप 1 जो होगा वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। तो अब हम लोग को ये पता चल गया कि जो भी एलिमेंट है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव वो ग्रुप 1 को बिलोंग करता है। अब हम लोग को ग्रुप 1 में फाइंड करना है कि वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन सा है। तो हम लोग जानते हैं कि डाउन द ग्रुप जाने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगा? बढ़ेगा, मतलब मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो जो सबसे नीचे रहेगा वही सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। तो उसके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए? फ्रांसियम होना चाहिए, लेकिन फ्रांसियम आंसर नहीं है इसका आंसर सीजियम है। और ये सीजियम, इसका स्पेलिंग है CAESIUM। प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से कैल्शियम जैसा है, लेकिन वैसे इसका मतलब इसको सीजियम बोला जाता है। तो क्वेश्चन राइज होता है कि फ्रांसियम क्यों नहीं, सीजियम ही क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना कि जो फ्रांसियम है वो आंसर होता, लेकिन फ्रांसियम का प्रॉब्लम क्या है कि वो एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का मतलब होता है जो सब्सटेंस अनस्टेबल होता है, मतलब नेचर में वो एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब नेचर में एग्जिस्ट करता है, लेकिन अगर आप उसको नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे रखोगे तो वो एलिमेंट डिसोसिएट हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा और टूट के कोई और एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप उस एलिमेंट को कैसे कंसीडर कर सकते हो जो कि एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा, मतलब नॉर्मल कंडीशन में। ये सीजियम ऐसा है कि वो एग्जिस्ट कर सकता है। फ्रांसियम क्या है? वो टूट के कुछ और एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वो होते हैं जो कि नेचर में स्टेबल नहीं रहते हैं और वो टूट जाते हैं किसी और एलिमेंट्स में, मतलब कोई और एलिमेंट्स का एटम बन जाएंगे वो। तो इसलिए फ्रांसियम को कंसीडर नहीं किया जाता। तो अगर आपसे पूछा जाएगा फ्रांसियम को क्यों नहीं कंसीडर किया जाता, तो वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। अभी अगर मैं नेक्स्ट बात करूं हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, तो देखिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि पूरा पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका ज़्यादा है। तो हम लोग जानते हैं कि लेफ़्ट से राइट जाने से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ता है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहाँ तक बढ़ता है? ग्रुप नंबर 17 तक। और ग्रुप 18 का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होता है।
0 होता है ग्रुप 18 का। तो मतलब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का अगर बात करें तो लेफ़्ट टू राइट में सबसे ज़्यादा ग्रुप 17 का होता है, क्योंकि वो लेफ़्ट से राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ता है ग्रुप 17 तक। और ग्रुप 17 तो इससे ये पता चल गया कि जो भी एलिमेंट होगा जिसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा होगा तो वो ग्रुप 17 को बिलोंग करेगा, वो ग्रुप 17 को बिलोंग करेगा। अब ग्रुप 17 में अगर बात करें कि वो कौन सा एलिमेंट है, तो हम लोग जानते हैं नीचे जाने से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटता है। तो उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा किसका होना चाहिए, फ्लोरीन का होना चाहिए, क्योंकि नीचे जाने से घटता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटता है, तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का होना चाहिए। लेकिन इसका आंसर फ्लोरीन नहीं होकर क्या है, इसका आंसर क्लोरीन है। अब क्वेश्चन राइज होता है कि ऐसा क्यों। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको उसको एक्सप्लेन करने के लिए फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन को समझा रहा हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्लोरीन ही क्यों है। क्योंकि देखिए फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है। अगर आप उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से ब्रेक डाउन करोगे तो वो ये पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, दूसरा में 7 आएगा, जिसको यहाँ डायग्राम में भी शो किया है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, तो उसको अगर आप ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 287 आएगा। और अगर आप ब्रोमीन का बात करें तो उसका एटॉमिक नंबर 13 है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28187 आएगा। अब देखिए ये सभी ग्रुप 17 को बिलोंग करते हैं, मतलब सभी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है। देख सकते हैं इसका भी आखिरी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसका भी 7, इसका भी 7। और इलेक्ट्रॉन जो भी फील होता है, इलेक्ट्रॉन जो भी गेन होता है वो हमेशा वैलेंस सेल में होता है, या इलेक्ट्रॉन जब भी लूज होता है वो भी वैलेंस सेल से ही होता है। और जिसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगा वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को रिलीज़ कर सके। तो अगर आप फ्लोरीन का बात करो तो फ्लोरीन में आपका जो इलेक्ट्रॉन गेन होगा वो सेकेंड सेल में गेन होगा। क्लोरीन में अगर बात करो तो वो इलेक्ट्रॉन जो भी गेन होगा वो एम सेल में होगा। और अगर ब्रोमीन का बात करें तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन गेन होगा वो एन सेल में होगा। और सीधा सा बात है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब ये होता है कि कितना ज़्यादा एनर्जी आप रिलीज़ करोगे, जब मतलब कितना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब ये होता है कि आप कितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करोगे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को रिलीज़ कर सको। मतलब ओवरऑल ये है कि आप जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करोगे उतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करोगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलता है कि कितना एनर्जी रिलीज़ होगा जब एक इलेक्ट्रॉन गेन होता है। तो सीधा सा बात है, एक इलेक्ट्रॉन गेन होने से अगर कुछ एनर्जी रिलीज़ होता है तो 10 इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो और ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगा। तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन कर पाएगा उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि वो ज़्यादा एनर्जी को रिलीज़ भी करेगा। लेकिन आप देखिए फ्लोरीन के साथ प्रॉब्लम क्या है, तो उसको समझाने के लिए हम यहाँ पे कुछ बताए हैं कि किसी भी सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन के लिए किसी भी सेल में जगह है। तो अगर हम लोग पहला सेल का बात करें तो उसमें उसको वो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किसी सेल में कितना रह सकता है उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है 2n²। तो k सेल में 2 इंटू एन का वैल्यू, k सेल k मतलब पहला सेल, तो इसीलिए यहाँ पे n का वैल्यू 1 हो गया है। तो 2 इंटू 1² मतलब पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा के लिए जगह ही नहीं है। l सेल का अगर बात करें तो 2 इंटू l सेकेंड सेल, इसलिए 2 इंटू 2² हो गया, n का वैल्यू 2 हो गया। तो l सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा रह नहीं सकता। m सेल में आपका 18 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं रह सकता, क्योंकि 2 इंटू 3²। और n सेल में 32 एलिमेंट से ज़्यादा नहीं रह सकता, मतलब इतना का जगह, इससे ज़्यादा का जगह नहीं है। तो देखिए अब आपका जो फ्लोरीन है उसमें जो इलेक्ट्रॉन गेन होगा वो l सेल में होगा, और l सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा का जगह नहीं है, और इसके पास ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये और कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, ये और एक ही इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसके हिसाब से मान लीजिए, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो मान लीजिए 10 जूल एनर्जी रिलीज किया, तो इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया 10 जूल। अब देखिए क्लोरीन के साथ बेनिफिट क्या है, क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन गेन होगा ना वो m सेल में गेन होगा, और m सेल में कितना इलेक्ट्रॉन के लिए जगह है, 18 इलेक्ट्रॉन के लिए जगह है। मतलब यहाँ पे ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन है, तो और ये कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, 11 इलेक्ट्रॉन्स और गेन कर सकता है। और 11 इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन के लिए अगर 10 जूल रिलीज हो रहा है तो 11 इलेक्ट्रॉन के लिए 110 जूल एनर्जी रिलीज होगा। तो उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इसका ज़्यादा है। अगर यहाँ पे अगर हम लोग ब्रोमीन का बात करें तो ब्रोमीन का जो इलेक्ट्रॉन गेन होगा वो n सेल में गेन होगा, और n सेल में कितना इलेक्ट्रॉन के लिए जगह है, 32 के लिए। मतलब ये चाहे तो और 25 तो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। तो सीधा सा बात है, हम लोग का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कॉन्सेप्ट है कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसी का एफिनिटी ज़्यादा होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करेगा। तो उस हिसाब से आप लोग का दिमाग में एक सवाल आता होगा कि फिर क्लोरीन क्यों आंसर होगा, फिर तो ब्रोमीन आंसर होना चाहिए। लेकिन देखिए अभी यहाँ पे मैं कुछ और बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिए।
देखिए इलेक्ट्रॉन जो गेन होगा वो डिपेंड करता है कि वैलेंस सेल न्यूक्लियस से कितना दूर है। फ्लोरीन केस में क्या है, फ्लोरीन केस में जो आपका वैलेंस सेल है वो न्यूक्लियस का काफ़ी पास है, तो यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब यहाँ से जो भी इलेक्ट्रॉन जाएगा उसको ये खींच सकता है। लेकिन न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने के बावजूद भी इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए जगह है, मतलब ये एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन ही नहीं कर सकता, क्योंकि हम लोग जानते हैं सेकेंड सेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के लिए जगह ही नहीं है। तो इसके साथ प्रॉब्लम क्या हो जा रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन को खींच तो सकता है क्योंकि इसका न्यूक्लियस वैलेंस सेल तो काफ़ी पास है, और जो भी इलेक्ट्रॉन गेन होता है वैलेंस सेल में गेन होता है, तो आराम से अगर यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो उसको अपना सेल में अट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम यही है कि इसके पास और एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए जगह है, क्योंकि टोटल यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा रह ही नहीं सकता, तो ये चाहते हुए भी और इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर पाएगा। इसीलिए ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसके हिसाब से कम एनर्जी रिलीज करेगा। क्लोरीन का क्या बेनिफिट है, क्लोरीन का जो वैलेंस सेल है वो फ्लोरीन के कंपैरिजन में थोड़ा सा दूर है, लेकिन उसका जो वैलेंस सेल है वो आपका एम सेल है, और एम सेल में 11 इलेक्ट्रॉन गेन हो सकता है, और इसका न्यूक्लियस से इसका वैलेंस सेल जो है वो उतना ज़्यादा दूर भी नहीं है, फ्लोरीन का जितना दूर है उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। तो यहाँ का जो न्यूक्लियस है वो यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन जाएगा उसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, खींच सकता है। तो ये कितना इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है, 11 इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है, और 11 इलेक्ट्रॉन को अगर अट्रैक्ट करेगा तो ये फ्लोरीन के कंपैरिजन में ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। अब आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा कि तब तो ब्रोमीन तो 25 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है, तो उसका एफिनिटी सबसे ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन ब्रोमीन का प्रॉब्लम क्या है ना, ब्रोमीन का जो वैलेंस सेल है ना वो चौथा सेल है, 4th सेल है, और वो न्यूक्लियस से काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो भले ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट, मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के लिए भले इसके पास जगह है, लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के लिए भले इसके पास जगह है, पर इसका प्रॉब्लम क्या है कि न्यूक्लियस से वैलेंस सेल इतना ज़्यादा दूर है कि ये उतना दूर तक इलेक्ट्रॉन को खींच ही नहीं सकता। तो सबका यहाँ पे कुछ तो अब ओवरऑल आप देखोगे तो इसके पास इलेक्ट्रॉन को खींचने का कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा, अट्रैक्ट करने का एबिलिटी ज़्यादा है, पर इसके पास जगह नहीं है। और इसके पास क्या है, इसके पास जगह है, इलेक्ट्रॉन बहुत सारे इलेक्ट्रॉन के लिए जगह है, मतलब 25 इलेक्ट्रॉन और भर सकता है अपने अंदर, लेकिन जगह होने के बावजूद भी वैलेंस सेल इतना ज़्यादा दूर है कि वो उससे बियॉन्ड का इलेक्ट्रॉन को खींच ही नहीं पाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस से वैलेंस सेल काफ़ी ज़्यादा दूर हो जा रहा है। और इसके पास क्या दोनों एडवांटेज है, इसका न्यूक्लियस से वैलेंस सेल का दूरी भी ज़्यादा नहीं है, फ्लोरीन से थोड़ा सा ज़्यादा है, और प्लस ये इसके पास जगह भी है, मतलब ये 11 इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकता है। मतलब ओवरऑल ये मैं बोलना चाहता हूँ कि ये इसके पास जगह नहीं है, पर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके पास न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी स्ट्रॉन्ग है और जगह भी है। इसके पास आपका न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है लेकिन जगह बहुत ज़्यादा है। तो ओवरऑल इसका एक ऐसा कंडीशन आ जाता है, क्लोरीन का एक ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी सफिशिएंट है और जगह भी सफिशिएंट है ताकि ये 11 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सके। और 11 इलेक्ट्रॉन को अगर ये गेन करेगा तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा फ्लोरीन के कंपेरिजन में, इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है। और इसका डीमेरिट क्या हो जा रहा है कि ये जो वैलेंस सेल है ना वो इतना ज़्यादा दूर हो जा रहा है कि इसके पास जगह होने के बावजूद भी इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाएगा। और इसके साथ भी डिसएडवांटेज क्या हो जा रहा है कि ये इसके पास न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि वैलेंस सेल न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन को चाह के भी एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींच ही नहीं सकता, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन जो सेल में फिल होगा वो सेकेंड सेल में है, और सेकेंड सेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के लिए जगह ही नहीं है। तो इसीलिए क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा। अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्यों ज़्यादा है, तो आप 2 कारण लिखना। कि पहला चीज़ लिखना कि स्ट्रॉन्ग इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये एक पॉइंट आप ऐड करना कि उसका जो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। और दूसरा एडवांटेज आप लिखना कि इट हैज़ स्पेस टू फिल 11 इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास इतना स्पेस है कि वो और 11 इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर फिल कर सकता है। तो ये 2 पॉइंट्स अगर आप लिख दोगे
तो वो उसका आंसर को बता देगा कि क्योंकि ये 11 इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकता है और इसका अट्रैक्शन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो इसीलिए ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करेगा, और ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करना मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा। तो देखिए यहाँ पे जो पहला ग्रुप है और दूसरा ग्रुप है ये मेटल्स हैं, ये अल्काली मेटल, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल, और ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 17 तक जो है वो नॉन मेटल्स है, और उसके बाद ग्रुप 18 जो है वो नोबल गैस है। अब देखिए मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो बेसिक नेचर का होता है, और नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। तो जैसे आप लेफ़्ट से राइट जाओगे तो आपका जो एलिमेंट्स का जो ऑक्साइड होगा, इन एटम्स का जो ऑक्साइड होगा वो बेसिक से एसिडिक में कन्वर्ट होने लगेगा, क्योंकि उधर सारे नॉन मेटल्स हैं तो उनका ऑक्साइड एसिडिक है, और इधर सारे मेटल्स हैं तो उनका ऑक्साइड बेसिक है। मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके कैटाइन बनते हैं, मतलब पॉजिटिव आयन बनते हैं, और नॉन मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को गेन करके एनायन बनते हैं, मतलब नेगेटिव आयन बनते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक अल्मुनियम है, अल्मुनियम एक मेटल है, लेकिन वो फिर भी मेटल होने के बावजूद भी नॉन मेटल का ग्रुप में रखा गया है। तो इस कारण से क्या होता है ना, उस अल्मुनियम में मेटल होने के बावजूद भी थोड़ा बहुत नॉन मेटलिक कैरेक्टर भी आ जाता है, और इसीलिए क्योंकि हम लोग जानते हैं मेटल का ऑक्साइड बेसिक होता है और नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक होता है, तो अल्मुनियम जो है वो एक मेटल होने के बावजूद भी नॉन मेटलिक ग्रुप में है, तो इसीलिए उसका जो ऑक्साइड होता है वो एम्फोटेरिक होता है। और एम्फोटेरिक का मतलब वो मेटल के जैसा मेटल के जैसा बेसिक नेचर भी शो करता है उसका ऑक्साइड, और नॉन मेटल के जैसा एसिडिक नेचर भी शो करता है। मतलब अल्मुनियम का ऑक्साइड एक ऐसा ऑक्साइड है जो कि बेसिक नेचर भी शो करता है और एसिडिक नेचर भी शो करता है। तो एज ए बेसिक नेचर के तौर पे वो एक एसिड से रिएक्ट कर सकता है, और एसिडिक नेचर के तौर पे वो एक बेसिक सब्सटेंस से रिएक्ट कर सकता है, और ऐसे सब्सटेंस को एम्फोटेरिक बोलते हैं। अगर आपको पूछेगा पीरियड 2 में एक मेटलॉइड बताओ कौन सा है, तो मेटलॉइड याद रखिएगा वो बोरोन है, और पीरियड 3 में मेटलॉइड कौन है, सिलिकॉन है। मेटलॉइड वो होते हैं जिनका प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल के बीच में आता है, क्योंकि देखिए इधर मेटलिक प्रॉपर्टी है और उधर नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी है, और यहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है, मेटलिक से नॉन मेटलिक की तरफ ट्रांजिशन हो रहा है। तो ये कुछ ऐसे सब्सटेंस हो जाते हैं जिनको मेटलॉइड बोला जाता है, जिनके अंदर कुछ मेटल का भी गुण रहता है, और मतलब कैरेक्टरिस्टिक रहता है, कुछ नॉन मेटल का कैरेक्टरिस्टिक भी रहता है, मतलब उनका कैरेक्टरिस्टिक मेटल और नॉन मेटल का कैरेक्टरिस्टिक का बीच में आता है। तो मेटलॉइड हम बोल सकते हैं इट इज़ ए सब्सटेंस हुज कैरेक्टरिस्टिक लाइज बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, मतलब मेटल और नॉन मेटल के बीच में लाई करता है। अब देखिए जो मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, और जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है वो खुद क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना मतलब ऑक्सीडाइज होना। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता होगा तो ये किसी और को अपना इलेक्ट्रॉन देता होगा, तो जो इसका इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वो रिड्यूस होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को गेन करने को रिड्यूस बोलते हैं। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, और दूसरा को अपना इलेक्ट्रॉन देकर उसको रिड्यूस कर दे रहा है। अब क्योंकि ये दूसरा को रिड्यूस कर रहा है इसलिए मेटल को रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। और नॉन मेटल क्या होता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वो खुद रिड्यूस होता है। और क्योंकि ये किसी का इलेक्ट्रॉन को गेन किया, किसी दूसरा का इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, तो वो सामने वाला सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया, और जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया वो ऑक्सीडाइज हुआ। अब क्योंकि इसके कारण कोई ऑक्सीडाइज हो रहा है, कोई अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, इसीलिए इसके कारण कोई ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसीलिए इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। मतलब मेटल खुद ऑक्सीडाइज होता है और दूसरा को रिड्यूस करता है, इसीलिए इसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू ये रिड्यूसिंग एजेंट है। और नॉन मेटल खुद रिड्यूस होता है और दूसरा को ऑक्सीडाइज करता है, इसीलिए इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। तो मेटल का याद रखिएगा ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है और नॉन मेटल एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इससे अगर हम लोग लेफ्ट से राइट जाएँ तो हम लोग देख रहे हैं कि लेफ्ट से राइट जाने से मेटलिक कैरेक्टर घटते जा रहा है और नॉन मेटलिक कैरेक्टर बढ़ते जा रहा है। मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि रिड्यूसिंग एबिलिटी घट रहा है, क्योंकि मेटल का काम है दूसरा को रिड्यूस करना, और जैसे जैसे आप लेफ़्ट से राइट जाओगे तो नॉन मेटलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, मतलब मेटलिक कैरेक्टर घट रहा है, मतलब इसका जो दूसरा को रिड्यूस करने का एबिलिटी है वो भी घट रहा है। और क्योंकि लेफ़्ट से राइट जाने से नॉन मेटलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है और नॉन मेटल का काम है दूसरा को ऑक्सीडाइज करना, तो हम बोल सकते हैं लेफ़्ट से राइट जाने से ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी, मतलब इन एलिमेंट्स का दूसरा को ऑक्सीडाइज करने का एबिलिटी बढ़ रहा है। तो अगर कोई पूछे कि सिलिकॉन और एल्युमिनियम में किसका ज़्यादा रिड्यूसिंग एबिलिटी है, तो वो एल्युमिनियम का होगा, क्योंकि इधर से उधर जाने से नॉन मेटलिक कैरेक्टर बढ़ता है और मेटलिक कैरेक्टर घटता है। तो मेटलिक कैरेक्टर क्योंकि घटता है तो ये ज़्यादा मेटलिक होगा सिलिकॉन के कंपैरिजन में, तो इसका रिड्यूसिंग एबिलिटी ज़्यादा होगा। और अगर ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी का बात किया जाए तब सिलिकॉन आंसर होगा, क्योंकि लेफ़्ट से राइट जाने से नॉन मेटलिक कैरेक्टर बढ़ता है, और नॉन मेटलिक कैरेक्टर बढ़ने के कारण सिलिकॉन जो होगा वो एल्युमिनियम के कंपैरिजन में ज़्यादा नॉन मेटेलिक होगा।
तो उसके हिसाब से ये सिलिकॉन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इसके अलावा कुछ और चीज़ भी याद रखिए कि मेटल और नॉन मेटल जब भी आपस में बॉन्डिंग करता है तो उसको आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, और जब नॉन मेटल आपस में बॉन्ड करता है तो उसको कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। उसके अलावा ये भी याद रखिए कि पीरियड 2 का जो एलिमेंट है वो पीरियड 3 का डायगोनल एलिमेंट के साथ प्रॉपर्टीज़, उनका कुछ प्रॉपर्टीज़ सेम होता है। जैसे लिथियम का प्रॉपर्टी मैग्नीशियम का साथ, बेरिलियम का प्रॉपर्टी अल्युमिनियम के साथ, बोरॉन का प्रॉपर्टी सिलिकॉन के साथ, तो ऐसे करके इन सब का प्रॉपर्टी क्या होता है, सेम होता है, इसका ऐसे करके। तो ये प्रॉपर्टी मतलब क्या प्रॉपर्टी सेम होता है, तो मतलब इनका साइज लगभग क्या होता है, सेम होता है। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे दे कुछ कि जैसे सोच लीजिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे दे कि आपको सोडियम दे दे और अल्युमिनियम दे दे, फॉस्फोरस दे दे और क्लोरीन दे दे, और आपको बोले कि इसको डिक्रीजिंग साइज के हिसाब से अरेंज करो, तो सीधा सा बात है, आप पहले क्या करना, इस छोटा सा टेबल को बना लेना, क्योंकि आपको सिर्फ 18 तक ही याद रखना है। तो उसके बाद क्या करना, इन सबको मार्क कर लेना यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे कौन कौन है, इसको हम थोड़ा मिटा दे रहे हैं। यहाँ पे क्लोरीन है तो क्लोरीन को मार्क कर लिए, सोडियम को मार्क कर लिए, और अल्युमिनियम को मार्क कर लिए, और फॉस्फोरस को मार्क कर लिए। अब हम लोग जानते हैं कि लेफ़्ट से राइट जाने से साइज घटता है, तो आपको अगर बोलेगा डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं तो आप इसको ऐसे लिखोगे, सोडियम, फिर उसके बाद अल्युमिनियम, फिर फॉस्फोरस, फिर क्लोरीन। तो इन सबको मार्क कर लेना और लिख देना। और अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में बोलेगा तो सबसे पहले क्लोरीन आएगा, फिर उस पर ज़्यादा फॉस्फोरस, फिर अल्युमिनियम, फिर सोडियम। उस हिसाब से आपको आयनाइजेशन पोटेंशियल के हिसाब से भी अरेंज करने बोल सकता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के हिसाब से भी बोल सकता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के हिसाब से भी बोल सकता है। और ये डायगोनल एलिमेंट में साइज उनका सेम रहता है। ठीक।